जी गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी All गुड well, sir. इवनिंग एनू। देखिए 319 तक हम सीआरपीसी पढ़ चुके हैं और अगली धारा जो हमारे अब सीरीज में आ रही है वो आ रही है 320, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का शमन। 319 नहीं पढ़ा सर। जी, सर 319 नहीं हुआ। 319 नहीं पढ़ा। 319 हुआ नहीं? नहीं सर। अच्छा, 318 तक हुआ था। जी सर। चलिए 319 देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था कि 319 शायद हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। चलिए 319 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है और इसके संबंध में भाई आपके प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जाता है और मेंस में भी आपको ये सवाल रखा हुआ मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, जरूर लिख लीजिए इसको। 319 को मजबूती से समझिए, है ना। सर 319 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाँ, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है, एचजीएस का जो ट्रेंड है, एचजीएस आपको केस लॉ दे के पूछ लेगा। एक्चुअली थोड़ा सा जो डिफरेंस पीसीएस जे के एग्ज़ाम में और एचजीएस के एग्ज़ाम में है, जो पीसीएस जे का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा एकेडमिक बेस होता है और जो एचजीएस का एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। वो ये मान के चलता है कि 7 साल की वकालत वाला बंदा हम लोग पकड़ रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी वो अप्रोच ऐसी चाहते हैं कि वो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो 319 में प्रीलिम्स में तो सीधा आपको एक सवाल पूछेंगे कि भाई किसी व्यक्ति को समन जो है, जो चार्जशीटेड नहीं है, उसको यदि समन करना है तो कहाँ पावर है। 4 ऑप्शन समझा दे देंगे आपको, 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो 319 कहता है, देख लेते हैं क्या इसका लैंग्वेज बोल रही है 319 की। पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 319 है ये एक पावर कोर्ट को ये दे रही है कि आप जो है पुलिस की चार्जशीट से बंधे हुए नहीं है कि पुलिस ने जो घालमेल करके भेज दिया, किसी का नाम निकाल दिया, किसी को छोड़ दिया। तो चार्जशीट में वो क्या भेज रहे हैं, किसे गवाह बना के भेज रहे हैं, किसे अभियुक्त बना के भेज रहे हैं। तो गवाह के संबंध में तो हम पूर्वगामी धारा में एक में पढ़ के आए हैं। वो कौन सी धारा पढ़ी है हमने? कल्पना, जिसमें गवाह को आहूत किया जाता है। जी, सर ध्यान नहीं आ रही। 311 सर। 311, 300 एनु 311 में हम क्या पढ़ के आए थे? यस सर। 311 में हम ये पढ़ के आए थे कि न्यायालय को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो न्यायालय के समक्ष आकर जो संबंधित पत्रावली, संबंधित मामला उनके समक्ष है, उसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज दे सकता है, तो उसको वो भले ही वो चार्जशीट में एज ए विटनेस ना उसको पुलिस ने रखा हो, उसको 311 में कोर्ट जो है तलब कर सकती है गवाह को। सर एक सवाल आ गया 311 पे। जी बताइए। वो जैसे कोर्ट ने किसी भी विटनेस को विदाउट मूव एनी एप्लीकेशन कॉल किया तो वो कोर्ट विटनेस होगा, सीडब्ल्यू होगा या पीडब्ल्यू होगा? सही मायने में तो कोर्ट विटनेस होना चाहिए अगर कोर्ट ताहूत कर रही है उसको, और प्रोसिक्यूशन आउट कर रहा है तो पीडब्ल्यू होगा, और डिफेंस आउट कर रहा है तो डीडब्ल्यू होगा। तो मान ले बेशक वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में विटनेस कराया जा रहा है लेकिन वो सीडब्ल्यू होना चाहिए। वैसे कोर्ट अगर बेसिकली अगर सोमोटो उसको समन कर रही है कोर्ट, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा नहीं है, कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की है, तो नेचुरली वैसी अवस्था में वो आके क्या कहेगा, वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेगा या वो डिफेंस की तरफ जंप मार जाएगा, है नहीं? हाँ वो तो सेकेंडरी मैटर है सर, वो स्टेटमेंट क्या देगा, लेकिन वो कोर्ट विटनेस होना चाहिए ना सर। वो यस, ही शुड बी कोर्ट विटनेस।
हाँ, नेचुरल सी बात है कि उसको भाई आमंत्रित नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा। कोर्ट को लग रहा है कि ये पर्सन महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, कोर्ट का जो मोटो है, वो कोर्ट का मोटो ये है कि मेरे सामने जो मामला आया है उसमें फाइंडिंग मेरी जो है वो सही जानी चाहिए, है ना। एक आदर्श स्थिति अगर कोर्ट की हम माने तो कोर्ट क्या चाहता है? कोर्ट ये चाहता है कि मेरे समक्ष जो बंदा आया है, मतलब एक आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि कोर्ट जो है एक अंपायर की भूमिका में होना चाहिए, है ना। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखने को कम मिलता है। बहुत कम ऐसे पीओ होते हैं कि जो अंपायर की भूमिका में रहें। कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ झुका हुआ नज़र आता है जब हम कोर्ट में कार्रवाई करते हैं। ऐसा आप महसूस करते होंगे मुगल आजम, क्योंकि जो हमारे अन्य साथी हैं वो प्रैक्टिस में नहीं हैं, आप प्रैक्टिस में हैं। तो आप प्रोसिक्यूशन को तो 20 साल दे देंगे एविडेंस कराने के लिए, लेकिन अगर डिफेंस में आपने 2 तारीखें ले ली तो 2 तारीखों में ही जो है वो जो न्याय में देरी होने लगती है। जो 20 साल सर अगला अगला ऑर्डर यही होता है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी हाँ, ग्रांटेड अरे इफ बिल्कुल, एनी विटनेस विल नॉट बी एग्जामिन्ड तो इट डीम्ड टू बी क्लोज्ड। बस तो बस। कहते हैं सेल डीम्ड टू बी क्लोज्ड। हाँ, तो इसलिए ये मतलब कि कई बार ऐसा कोप्त होती है कि यार डिफेंस में क्या डिफेंस, फिर वो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहाँ जाता है? जब आपने एक पक्ष को तो 20 साल दिए, एक पक्ष को आप जो है 2 तारीखें देने में भी समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो पलड़ा झुका हुआ नज़र आता है। जो न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं वो पट्टी के नीचे से देख रही है कि ये डिफेंस वाला है कि ये प्रोसिक्यूशन वाला है ना। सर वो एक्चुअली में सर इसलिए वो सवाल पूछा था क्योंकि वो कोई चीज हमको क्लेरिफाई होनी चाहिए। अब हम ये कॉन्फिडेंटली कहीं कह सकते हैं कि वंस एनी विटनेस कॉल्ड बाय कोर्ट यस, ऑन बिहाफ ऑफ सुमोटो या ही विल बी कॉल्ड एज ए कोर्ट विटनेस। वैसे तो ये, प्रोसिक्यूशन नॉट। हाँ, वैसे तो मुगल आजम ये बहुत कम रेयरली ही देखने को मिलेगा। 311 की एप्लीकेशन या तो मूव करेगा प्रोसिक्यूशन या मूव करेगा डिफेंस, है ना। तो वो कोर्ट, सर बिल्कुल वो तो होता ही। कोर्ट तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही कोर्ट कहीं सर दर्द लेते हैं। कोर्ट कहाँ इतनी समस्या में पड़ता है, कोर्ट के पास तो और बहुत सारी फाइलें हैं। सर पॉक्सो के केसों में सर पॉक्सो के केसों में जो हमारे जज साहिब हैं, हाँ, मतलब आप ये समझ लो कि वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, नॉट अ जज। चलिए, 319 कह रहा है। एक्सपेरिमेंट मैं रोज देखता हूँ। हाँ, अगर मेरा अपना केस भी नहीं होता मैं दूसरे का केस भी देख लेता हूँ। बिल्कुल देख लेना चाहिए, कई बार सीखने को मिलता है। अब देखते हैं 319 क्या कह रहा है। 319 कह रहा है कि वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. देखिए, मे शब्दावली आई है तो प्योरली डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट का मामला है। ये न्यायालय के विवेक पे आधारित मामला है। उपधारा 319 की एक उपधारा कह रही है कि जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अभियुक्त और सह अपराधी के बीच एक दिन बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था और मैंने बहुत प्रयास किया था अच्छे से समझाने का। तो अब यहाँ 319 में भी आप वो डिफरेंस देख सकते हैं। कोर्ट यहाँ क्या कहा गया है कि जो अभियुक्त नहीं है, लेकिन न्यायालय को प्रतीत हो रहा है कि वो सह अपराधी है, उसने भी इस अपराध में सहयोग किया है। मुगल आजम, कुछ क्लियर हुआ पिक्चर? जी है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, ये सर। तो ये बड़ा एक आप ये बड़ा बारीक सा अंतर है। इसको समझने में आप पूछ लीजिए जाके हमारे साथी, आप किसी से एट रैंडम पूछिए कि भाई अभियुक्त और सह अपराधी में क्या अंतर है, तो वो एक बार को अगर नहीं अच्छे से पढ़ा होगा, मैं किसी के कानून के ज्ञान पे जो है आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर डीपली अध्ययन नहीं किया होगा तो एक बार को शक पका जाएगा और वो एक बार को ये भी कह सकता है कि दोनों एक ही तो बात है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी यही मानता था। हाँ अब पढ़ने से पहले तक यही मानता था, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। हाँ, नहीं तो वो ना समानार्थी है ना सहवर्ती है ना। वो यहाँ आके बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर सर। हो रहा है कि जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, अब अपराध किया है तो सह अपराधी है, ठीक है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है। तो यानी कि उस बड़े गोले से, सह अपराधी के बड़े गोले से उसे सह अभियुक्त के छोटे गोले में खड़ा करना है लाके। कल्पना चौहान, इज दैट क्लियर? जी सर। एनु, कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है सह अपराधी और सह अभियुक्त के विषय में? जी सर। हाँ, तो वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्यवाही कर सकता है। ये 319 का बिल्कुल बेसिक फंडा है। उपधारा 2 कह रही है कि वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन्ड एज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पज एफोरसेड। उपधारा 2 कह रही है कि जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है या समन किया जा सकता है। ठीक है? सर इसमें ना थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, एक्चुअली में हमारे यहाँ जो हरियाणा में जो वे ऑफ प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, किसी एक्यूज को मान लो 302 में 319 में समनिंग की अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, मर्डर केस में सम, अब मान लो उसको थ्रू सम्मन हो गया, उसको कस्टडी में लेगा कोर्ट या सम्मन के ग्राउंड पर कस्टडी में नहीं ले सकता? क्या करें? जैसे 302 के तहत किसी भी एक्यूज को अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी के उसको सम्मन किया और वो सम्मन पे पेश हो जाता है, क्या उसको उस टाइम कस्टडी में लिया जाएगा? देखिए, कोर्ट का पूरा विवेक है और सामान्यतः हीनियस क्राइम के मामलों में वैसे व्यक्ति को जो है कस्टडी में ले लिया जाता है, बाकायदा उससे जमानत। सर राजस्थान में देखा है, मैंने राजस्थान में देखा था। हाँ 302 के केस में उसको सम्मन पे बुलाया और हाजिर लगा के घर भेज दिया। हाँ, तो और मैं हाँ, उस टाइम ये समझता था हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कस्टडी में लेते हैं। हाँ, बाकायदा बेल मांगी जाती है भाई, जमानती मांगे जाते हैं उससे, उसकी जमानत होती है। अब वो सेकेंडरी चीज बेल डिस्मिस होती है, अलाउड होती है, बाकी उसको कस्टडी में ले जाता है फर्स्ट इंस्टेंस में। बिल्कुल, आते ही जो है उसको कस्टडी में ले लिया जाता है और उससे जमानती देने की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सर। सर जैसे सम्मान पे अपेयर नहीं हो, बेलेबल वारंट करते हैं, बिल्कुल। तो बेलेबल वारंट का मतलब है तो ही शैल नॉट बी टेकन इनटू कस्टडी। हाँ भाई, बेलेबल वारंट का मतलब है कि जो जितने की जमानत उसे दी है, जितने की जमानत उसे मांगी गई है, उतनी की जमानत उससे लेके आप उसे छोड़ दें। लेकिन वहाँ मसला पता है कहाँ से तोला जाता है? उसकी जो हीनियसनेस ऑफ क्राइम है उससे तोला जाता है ना। ये तो सर अन्याय है। फिर एक तो आप बेलेबल वारंट कौन कर रहे हो, कस्टडी में ले रहे हो। बस ऐसा ही चल रहा है। डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू करते हैं। जी 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 जी, यहाँ डायरेक्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट करते हैं डायरेक्ट हीनियस क्राइम में। जी। हमारे साथ वैशाली भेजेंगे सामने के बाद में वैशाली अनंत जी एक आईडी जुड़े हैं। वैशाली अनंत के नाम से आईडी है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इतना कहते ही क्लास छोड़ जाने की कौन सी जल्दी थी भाई? देखिए, इसको कहते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन लेवल आप देखिए लोगों का कितना तगड़ा है कि आप क्लास में आए और क्लास में आके आपने झांका और अगर वहाँ क्लास संचालक ने आपसे ये पूछ लिया भाई आपका नाम गाम क्या है, तो इतना बताने देने में भी जो है वो क्लास को छोड़ के ऐसे भाग गए जैसे यहाँ कुछ। एक्चुअली में ना जितने भी हम कुलीस है सबको एक दूसरे का पता होना चाहिए। हाँ, हु इज द मेंबर ऑफ क्लास, कम से कम इतना इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। कल को एग्जाम में एक साथ मिलेंगे तो हाय हेलो तो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मिलते हैं कई लोग, परीक्षा के दौरान मुलाकात होती है।
और चूंकि मेरा फेस तो ओपन रहता है क्लास में, तो मैं तो पहचान लिया जाता हूँ जल्दी से, और सबके कैमरे ऑफ रहते हैं नॉर्मली, है ना। ये एक्चुअली इसलिए भी हम लोग ऑफ रखवाते हैं, क्योंकि अगर सबके कैमरे ऑन होंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम पे लोड पड़ता है, फिर वीडियो साइज़ बड़ा हो जाता है, और जो हमारी आपकी जो वाईफाई की रेंज है वो गड़बड़ा जाती है। तो नंबर 2 समझ आ गया। उपधारा 3 कह रही है इसकी, ये कह रहा है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन अ समन्स may be detained by such court for the purpose of the inquiry into or trial of the offence which he appears to have committed। उपधारा 3 कह रही है कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब कि यदि न्यायालय को तत्काल बता दिया जाए कि जिस व्यक्ति का नाम यहाँ आ रहा है ये तो मुकदमे का पैरोकार ही है, न्यायालय के अंदर ही खड़ा है, तो उसको देन एंड देयर उपधारा 3 कह रही है कि उसको वहीं क्लचर में ले लिया जाएगा कि बेटा आजा तू, अब तुझे यहाँ ज्वाइन करना है हमें। भाई दो सर वैसे फिर थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि सपोज करो, क्योंकि आफ्टर चार्ज किसी दूसरे मुलजिम का ट्रायल चला होता है और एक को निकाल दिया जाता है, मोस्ट ऑफ जो होता है, या पुलिस उसको एक्यूज नहीं बनाती है, या इंक्वायरी में या चार्जशीट देते वक्त उसको इनोसेंट करके निकाल देती है। तो अगर उसको समनिंग किया जाता है, सम्मन किया जाता है, तो एक तरह से वो तो गिल्टी होल्ड हो गया, नहीं, मोस्ट ऑफ कन्विक्टेड होते हैं। गिल्टी होल्ड नहीं हुआ। गिल्टी होल्ड होने की अवस्था तो जो है बाद की अवस्था है। उसके खिलाफ इस प्रकार वो अवस्था, उसके खिलाफ ऐसी एविडेंस आई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए शब्द आ गया प्रतीत होना सॉरी, प्रतीत होने में और होने में अंतर है। प्राइमा फेसी, हाँ, ये प्राइमा फेसा ही नजर आ रहा। अभी जो लोग जिनका ट्रायल चल रहा है वो भी तो अभी अंडर ट्रायल ही हैं। गिल्टी होल्ड होना तो तब की बात है कि जब न्यायालय ने पूरा ट्रायल सुन लिया, पूरा ट्रायल होने के बाद फिर वो गिल्टी होल्ड किया जाता है कि भाई आपके विरुद्ध जो है प्रोसिक्यूशन ने सच एंड सच जो मैटर है वो ड्यूली जो है वो प्रूव कर दिया है, और आपको गिल्टी होल्ड किया जाता है। गिल्टी होल्ड करते ही तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा। कस्टडी में क्या, जो फाइनल जजमेंट आने से पहले उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा, सजा के पर्सन पे सुना जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली मैं सर आपको एक चीज बताऊं कि मेरे लाइफ का पहला केस था, और वो था गैंग रेप का। उसमें मेरे एक्यूज को निकाल दिया गया था, 319 में समनिंग किया। 319 में समन करने के बाद मैंने एंटिसिपेटरी बेल बुक की, एंटिसिपेटरी डिसमिस हो गई, हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी इंटरिम हो गई। इंटरिम पे आने के बाद में उनको बोल दिया नीचे कि आप जाके बॉन्ड्स फर्निश करें। नीचे के कोर्ट आई कि तो जज साहब ने बोला यू एंजॉय योर एंटिसिपेटरी बेल, आई हैव पावर टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स एट दिस स्टेज। आप अपनी, मैंने इसकी बेल की जरूरत नहीं है, मैंने इसको प्रोसीडिंग ज्वाइन करा लिया, मैं ट्रायल कराऊंगी, आप बेल पर आओ। तो बेल पर आने के बाद में जब एविडेंस आई, उसी एविडेंस के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्रॉस करना था, और उसको गिल्टी और 20 साल की सजा कर दी दोनों को। तो एविडेंस आई होगी ना उनके खिलाफ। हाँ, इसलिए मैं वो चीज पूछना चाह रहा था कि मेरे दिमाग में वो बात इसको पढ़ने के बाद तुरंत आ गई। नहीं भाई, एविडेंस आएगी तो ही तो गिल्टी होल्ड होगा। केवल 319 में एविडेंस आएगी, हाँ, तलबी होना मात्र थोड़ा ही गिल्टी होल्ड हो जाएगा कोई जी। वो तो ठीक है सर, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे दिमाग में वो आया था कि उस अपोजिट काउंसिल ने एक जजमेंट दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें 319 पर समनिंग का मतलब ये समझा था कि 319 समनिंग उसको प्रेज्यूम ये करेगी कोर्ट की गिल्टी किया जाए, गिल्टी होल्ड किया जाए, ऐसी कुछ जजमेंट दी थी उन्होंने। हो सकता है कि आप कुछ उस टाइम इंटरप्रिटेशन गलत समझ पाए हो आप। इस प्रकार की तो कोई केवल मात्र तलब कर लेना 319 में, वो जो है अमाउंट टू गिल्टी होल्ड नहीं होता है ना।
तो जी बाकी तो जो केस लॉ आप बता रहे हैं उसको डीपली पढ़ने से ही पता लगेगा भाई उसमें क्या कहा गया। ठीक है, उपधारा जैसे 4 आज मेरे देखते हैं, पास ये कह आएगा रहा मैं है। सर को भेज। हाँ, उपधारा 4 कह रहा है कि वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 देन, तो क्या होगा। उपधारा 4 बता रही है कि अगर एक के अधीन, उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रोसीड किया जा रहा है तो फिर उपधारा 4 कह रही है कि तब ए द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश एंड द विटनेसेस रीहर्ड। ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। देखिए आपकी बात का जवाब आ गया। उपधारा 4, जी सर। उपधारा 4 के क्लॉज ए में ये बता दिया कि यदि किसी व्यक्ति को आहूत किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध जो है वो साक्ष्यों को पुनः सुना जाएगा, रीहर्ड होगा। और बी कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए द केस में प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैड बीन एन एक्यूज्ड person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced। और उपधारा 6 कह रही है इसकी, उपधारा 4 की सब क्लोज खा कह रहा है इसका कि खंड कह के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था। तो फिर यहाँ उसको ऐसा माना जाएगा कि जिस वक्त कॉग्निजेंस लिया गया था, कॉग्निजेंस लेते वक्त भी ये व्यक्ति अभियुक्त था। हालांकि वो बाद में जुड़ा, हालांकि वो बाद में जुड़ा, लेकिन उपधारा 6 क्या कह रही है, सॉरी उपधारा 4 की सब क्लोज बी क्या कह रही है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए द केस में प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैड बीन एन एक्यूज्ड person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced। तो उसको ऐसा माना जाएगा कि ये शुरू दिन से, जिस दिन कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने उस दिन से ही ये को एक्यूज रहा था। और उपधारा 4 का सब क्लोज ए क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल सर। वो तो चार्ज फ्रेम हो गए, दोबारा कार्रवाई शुरू हो जाएगी, हाँ। एविडेंस में वापस आ जाएगा चार्ज एनु फ्रेम होने के बाद। एनु कुछ समझ पा रहे हो भाई? 319 का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? एनु, कल्पना? जी सर। बड़ी धीमी सी बोल रही है कल्पना, इसका मतलब सही से समझ नहीं आ रहा है आपको? नहीं सर। एनु, व्हाट अबाउट यू? सब कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। भाई ये कुछ नहीं वाली बात बताओ पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। क्या समझ नहीं आया? एक बार थोड़ा सा जब आप भी अपने कुछ विचार रखें, आप मोटा मोटा बताएं अनु कि क्या समझ पाए हो आप अब तक। जैसे 319 आपने जो ये 4 पॉइंट बताया ना, ये वाला 4 का ए और बी, सर ये तो समझ में नहीं आया। उससे पहले तो फिर भी थोड़ा है, आप ये मुगले आजम जी ये जो बता रहे थे जैसे प्रैक्टिकली है तो थोड़ा सा, लेकिन ये 4 पॉइंट तो नहीं समझ पा रहे आप। कोई बात नहीं, 4 पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। मुगले आजम आप बताइए, चौथा पॉइंट आपको क्या समझ आया? आप अपने शब्दों में सब बताएंगे तो अच्छे से कुछ एनो को अच्छे से समझ आ जाएगा। उपधारा 4 को एक बार मुगले आजम समझाएं अपने शब्दों में। जी सर। धारा 4 ये कहती है कि जब जो धारा 4 का ए है वो ये कहती है कि जब किसी को 319 धारा के तहत सम्मन कर लिया जाता है किसी भी केस में, तो उसकी कार्रवाई ऐसे ही होगी जैसे मान लो चार्ज फ्रेम करने के बाद जैसे दूसरे केसों में विटनेसेस को बुलाया जाता है, जो विटनेसेस हैं उन सबको दोबारा से बुलाया जाएगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन सब वही होगा जैसे जनरल कार्रवाइयों में होती है। जी, और इसका जो क्लॉज बी है, सब क्लॉज बी जो है 4 का, वो क्या कह रहा है? वो सर ये कह रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान जिस एक्यूज को सम्मन किया गया है, जब कोर्ट ने समनिंग की है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, तो वो सम्मन करने से पहले जब कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, वो तभी से उसको इसमें अभियुक्त माना जाएगा, एक्यूज माना जाएगा।
जी देखिए, चाहे वो एक जैसे तरह कि जांच या विचारण में किया गया था। एक तरह से ये एक जो है प्रिजम्पशन है, एक आप मान के चलिए, अब मानो शब्द आ रहा है इसमें, और जहां मानो शब्द आ जाता है, मानो मतलब प्रिजम्पशन। क्यों मुगल आजम? तो जी सर बिल्कुल। कोर्ट, प्रिजम्पशन ये समझ लो एक तरह हाँ से ये शैल है, मैंडेटरी है, ये माननी ही पड़ेगी। ये प्रिजम्पशन ऐसी है कि मानो कि वो शुरू दिन से ही एक्यूज था उसमें, जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, जिस दिन कॉग्निजेंस लिया था, तो उसके विरुद्ध भी वो कॉग्निजेंस जो है एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ लागू हो जाएगा। तो सर ये है ना कि चाहे आने वाले टाइम में जब उसका ट्रायल चले, तब सिचुएशन कब कैसी भी हो, लेकिन जब उसको कॉग्निजेंस लिया गया उसको तभी से एक्यूज्ड मान लिया है। हाँ, मतलब कि हालांकि वो सपोज कीजिए कि किसी केस में 1 जनवरी 2024 या 2023 को, 24 तो भी आया नहीं है 1 जनवरी 2023 को ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ कॉग्निजेंस लिया सॉरी जी, और फिर वो ट्रायल आगे बढ़ा, उसमें 3 एक्यूज थे, ए बी सी। अब हम फिलहाल कहाँ बैठे हैं? फिलहाल हम अक्टूबर में बैठे हैं। अब मान लीजिए 20 अक्टूबर को उसमें कोई एविडेंस ऐसी आई, उस एविडेंस ने ये बताया कि सर ए बी सी तो थे ही थे, इस अपराध को कारित करने में कि डी व्यक्ति का नाम भी था, ठीक है, डी भी मौजूद था। तो वैसी अवस्था में अब कोर्ट जब लगता है कोर्ट को कि हाँ यार ये तो डी का रोल भी इसमें आ रहा है, तो फिर वो डी को 319 में तलब कर लेगा, और जब वो तलब हो जाएगा, प्रोसीडिंग ज्वाइन कर लेगा, तो उसके विरुद्ध भी जो संज्ञान 1 जनवरी 2023 को लिया था ऑनरेबल कोर्ट ने, वो उसके विरुद्ध भी उस संज्ञान को वहीं से पढ़ा जाएगा। ये कह रहा है इसका बी पार्ट। बिल्कुल सर। क्लियर हुआ है नो? मतलब सर, मतलब आपने बताया ए बी सी 3 लोग हैं और डी अगर बाद में मिलता है, डी के विरुद्ध एविडेंस आई है कोर्ट के अंदर। जब आप एविडेंस की, मान लीजिए आप सेशन ट्रायल चल रहा है, सपोज कीजिए सेशन ट्रायल में एविडेंस कौन सी धारा में आती है? कल्पना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस किस धारा में पढ़ाई है हमने सेशन कोर्ट में? सर याद नहीं आ रहा? 231। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों मुगल आजम, सही कह रही है कल्पना? बिल्कुल सर। शुरू में जब कल्पना ने बोलना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा एंटिसिपेशन हो रहा था कि कल्पना ही कहेगी सर याद नहीं आ रहा है लेकिन नहीं सर। या तो सर उसमें तो है ना कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट चाहे तो बुला सकती है ना दोबारा। किसको? जो ये आप बता रहे हैं ना, जो प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस है। हाँ, नहीं 231 तो एविडेंस की ही बात कर रहा है, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की ही बात कर रहा है 231। देखिए कोर्ट के सामने एविडेंस आएगी, एविडेंस में किसी का नाम निकल के आएगा, उस बंदे का जो चार्जशीटेड नहीं किया है पुलिस ने, तभी तो 319 सेक्शन में आएगा। 319 उस सहअपराधी को सहअभियुक्त बनाने की प्रक्रिया है जिसको पुलिस ने छोटे दायरे से निकाल के बड़े गोले में छोड़ दिया था। बड़ा गोला सहअपराधी का, छोटा गोला सहअभियुक्त का। तो 319 कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर उसको ये प्रतीत होता है कि इस अपराध में 3 लोगों से अधिक इंडल्ज थे, और वो जो चौथा व्यक्ति जिसके विरुद्ध एविडेंस आ रही है वो सह अपराधी के गोले में बाहर पड़ा हुआ है, तो उसको सह अपराधी से सह अभियुक्त में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और एक धारा हमने पढ़ी है जिसमें सह अभियुक्त को सह अपराधी के गोले में खींच के ले जाता है प्रोसिक्यूशन, वो कौन सी धारा है नो? सर धारा 300। बोलो 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 बोलो। 306। हाँ 306 में है। हाँ, वहाँ को एक्यूज को ही कह देते हैं भाई कि कुछ एविडेंस नहीं मिल रही है, ऐसा मामला है, और अगर आप सरकारी गवाह बन जाएं तो आपको वादा माफ गवाह उसको बोला जाता है सामान्य भाषा में, उससे माफ़ी का वादा कर लिया जाता है।
कि तुझे छोड़ देंगे, तू सही से ही बता दे क्या हुआ है। ऐसा घरों में भी होता है। 4 बच्चे हैं, पुलिस भी तो यही करती 4 बच्चे। पुलिस भी तो यही करते हैं ना, आपको छोड़ देंगे, सच्चाई बता दो किस कौन कौन था अरे आपको छोड़ देंगे। अरे नहीं, घर में मम्मी पापा बाजार चले गए, घर में 4 बच्चे थे, पता लगा कि एक महत्वपूर्ण सी कोई इम्पोर्टेंट सी चीज़ टूटी पड़ी है। अब वो यहाँ बताने को तैयार नहीं है कि किसने तोड़ी है, सब कह रहे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो फिर एक बच्चे को वादा माप गवाह बनाया जाता है। सर फिर लालच दिया जाता है। हाँ, कि तू बता दे बेटा, तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू बता दे। है ना। सर हमारे साथ बहुत हुआ ही हमारे घर में ऐसा। तो देखिए, सर हमारी उंगली भी हमारे भाई की तरफ ही जाती है, हम भी बहुत शरीफ हैं, उसी की तरफ जाएगी, चाहे करे या ना करे। चाहे खुद भी कर रखा हो कांड, बताएंगे उसने। हाँ सर बिल्कुल, जानी उसी की तरफ है। फिक्स है वो, हमारी उंगली भी कि उधर ही जाएगी वो। तो आप जो है से सही कह रहे। तो आई थिंक 319 क्लियर है भाई। 319 के जो केस लॉ हैं उस पर हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण केस लॉ हैं उनको कलेक्ट करिए, मूल्य आजम आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, और उसके लिए एक स्पेशल क्लास में हम केवल केस लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। अब अगली धारा मैं तो 300। एक लो जजमेंट वो कल तबीयत थोड़ी खराब थी सर, इसलिए नहीं ले पाया, वरना मैं वो ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट हैं 319 के बारे में, तो उस पर वर्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 320 अगली धारा है भैया, ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, अपराधों का शमन। शमन से आप क्या समझते हैं? पहले आप शमन वर्ड समझिए। पहले जब आप शमन समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्या होता है शमन, कल्पना? सर ऐसे अपराध जो न्यायालय के बाहर निपटाए जा सके। ठीक, वो बात तो आपने सही। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है कि शमन शब्द से आप क्या समझते हैं। ये तो आपने बता दी बात। इसमें शमन शब्द आ रहा है। जब तक ये शमन और धारा 61 वाला समन, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। वो सपेरे वाले सह से है और ये शलजम वाले सह से है। एनु, क्या होता है समन? सर समझौता तो नहीं होता। हाँ, कुछ हद तक। एनु, एक सौदा ही होता है, सौदा ही तो होता है सर ये। हाँ, इट माइट बी। वैसे ये समन शब्द आपने यहाँ की बजाय और कहाँ देखा है, ये बताओ। कहीं कहीं याद आ रहा है कि शमन शब्द यहाँ के अलावा आम जीवन में कहाँ आपने कहीं लिखा देखा हो? कुछ हिंट दूं? अग्निशमन यंत्र सर। अग्निशमन। तो शमन का मतलब है कि फिनिश करना, निपटाना मामले को। अब वो अग्निशमन का मतलब क्या है? अग्नि को बुझा के निपटाती तो है वो। ऐसे ही यहाँ केस को हमें बुझा के निपटाना है, आगे ना बढ़े, निपटारा कर दें उसका। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ये कह रहा था offenses punishable under the sections of the Indian Penal Code 45th of 1860 specified in the first 2 columns of the table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that table. अब यहाँ 3 कॉलम का एक टेबल हमें नजर आ रहा है 320 में, और ये पहले कॉलम में तो ऑफेंस की बात कर रहा है, दूसरे कॉलम में जो है उसकी स्पेसिफिक जो सेक्शन है उस सेक्शन की बात कर रहा है, और फिर तीसरी कॉलम में ये बता रहा है कि कौन व्यक्ति है जो शमन करेगा। क्लियर है? सबसे पहले जो पहला इसमें ऑफेंस आता है वो आईपीसी का 298 आ रहा है, और 298 क्या कह रहा है? अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, पहले वाला जो अपराध आ रहा है वो 298 आ रहा है।
ये देखिए, आपसे प्रीलिम्स में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है कि 320 की टेबल में पहला अपराध कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो प्रीलिम्स के नज़रिए से आपको बहुत चाकचौबंद रहने की आवश्यकता है। मैं प्रीलिम्स को मेंस से भी हार्ड समझता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता भी है। मेंस में तो आप ऊपर नीचे करके लिख भी सकते हो, इसमें तो सिर्फ वन थिंग एक ही चूज करना आपको। सटीक जानकारी के बिना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। और अब तो बहुत से एग्जाम्स, क्या ज़्यादातर एग्जाम्स में, कि जीएस का तो अभी नहीं हुआ है, नेगेटिव मार्किंग का लोचा है। अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपके नंबर घटेंगे। अगर सर पूरा सेशन, पूरा 1 साल आपके साथ कांटेक्ट में रहे ना, हाँ, और ऊपर वाली मेहरबान रही, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी फिर मेंस की इसकी प्रीलिमिनरी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि एक फॉर्मेलिटी की तरह। जी 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 जी, बस थोड़ा सा टाइम कम मिलता है आपके साथ बात करने में। कोई बात नहीं, इसको टाइम को भी बढ़ाएंगे। जी, ब्रह्मपाल गुजर जी की आईडी जुड़ी है। सर अब की बार लोकल एक्ट शुरू करना, सॉरी। जी जी, बिल्कुल करेंगे। ब्रह्मपाल गुजर नाम से एक आईडी जुड़ी है। कौन सज्जन है, जरा अपना परिचय देंगे? जी, माइक आपका खुल गया है, आप बोलिए बस। जी, आई थिंक मेरी आवाज़ उन्हें नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, तो ये टेबल आप एक बार को देख लीजिए। इसमें वो अपराध बताए गए हैं जिनमें आप हेलो जी, आई थिंक गलती से तो नहीं जुड़ गए क्लास में? सर बिना लिंक के कैसे जुड़ सकता है कोई? नहीं, लिंक पे कई बार ऐसे टच हो जाता है ना, वही ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है। है ना, ये पहले कोई महिला नज़र आ रही थी, अब कोई बच्चा नज़र आ रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है मुझे। कोई नहीं, म्यूट कर जी सर, देते हैं। आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट हो सकता है सर? नहीं, मैंने म्यूट कर दिया उनको। जी, तो ये टेबल आपको देख लेनी है, इस पर नज़र मार लेनी है। मेनली समझने वाली कहानी यहाँ ये है कि कौन से अपराध का शमन कौन करेगा। ठीक है, और सीधी सच्ची बात तो आप अगर एक शब्द से ये समझें कि जो पीड़ित पक्षकार है, भाई जिसको पीड़ा हुई है उसी को तो राइट है। बिल्कुल सर, है ना। तो ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाला व्यक्ति शमन कर सकता है मामले को? सर अगर वो विक्टिम है, अगर वो पीड़ित है तो कर सकता है, अदरवाइज जो पीड़ित होगा सर वो करेगा। अगर वो केवल और केवल इन्फॉर्मेंट है तो ही हैज़ नो राइट टू कंपाउंड द ऑफेंस। बिल्कुल सर। ठीक है, और अगर वो पीड़ित कम कंप्लेनेंट है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड जो टेबल है 320 की, जो उपधारा 2 मान लीजिए उसको, वो कह रही है कि द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860 स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ द टेबल next following may, with the permission of the court before which any prosecution for such offence is pending, be compounded by the persons mentioned in the third column of that। तो ये जो सेकंड वाली टेबल है, सेकंड वाली टेबल ये कह रही है कि वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जिस व्यक्ति जो सेकंड वाली टेबल है, इस टेबल में जो अपराध बताए गए हैं, इन अपराधों में कंपाउंड करने के लिए
न्यायालय से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये वाले अपराध जो आए हैं, जिसमें पहला अपराध 312 का है। 312 क्या बात करता है? कॉजिंग मिसकैरेज, किसी का गर्भपात कारित कराना। पहली धारा जो है वो सेकंड वाली टेबल में आई है। इज दैट क्लियर? जी सर। तो ये कह रहा है कॉजिंग मिसकैरेज सेक्शन 312, द वुमेन टू हुम मिसकैरेज इज कॉज्ड। तो गर्भपात कारित कराना पहले वाले कॉलम में है, टेबल नंबर 2 में। फिर उसकी धारा बताई गई है, सेक्शन 312 में बताया गया है गर्भपात कारित करना आईपीसी के। और फिर ये बताया गया है कि कौन शमन कर सकता है। शमन करेगी वो महिला जिसको मिसकैरेज कराया गया था। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बस मोटा मोटा आपको इन टेबल्स को रीडिंग मारना है, समझना है कि कौन सी धारा को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट वो पहले वाली टेबल में है। 320 की जो धारा 1 वाली टेबल है उसमें तो वो अपराध हैं जिनमें शमन करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षकार आपसी सहमति से अपना एक समझौता लिखेंगे और समझौता तस्दीक करा दिया जाएगा। कोर्ट उसको पत्रावली पर लेकर एडमिट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मामले को निपटा दिया जाएगा। जो 320 की उपधारा 2 है, उपधारा 2 वाली जो टेबल है, इसमें जितने भी अपराध बताए गए हैं उन अपराधों के लिए हमें पहले ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर ऐसे ऐसे मामला है और ये 320 की उपधारा 2 की टेबल में ये अपराध बताया गया है, इसको दोनों पक्षकार मिलके निपटाना चाहते हैं तो फिर वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट निपटा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस अब सर। उपधारा इसमें वैसे हमारे लायक, हाँ इसमें जो पढ़ने लायक चीज है, हाँ ये तो ठीक है कि जो टेबल 2 है इसमें विद द परमिशन और टेबल फर्स्ट में वो है। तो विच सेक्शन का मतलब कौन सी सेक्शन किस टेबल के अंडर में है जो कंपाउंडेबल है, बस 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 वो ये पढ़ना जरूरी, वही समझने वाली बात है। वही समझ वाले हैं सर। हाँ, क्योंकि हालांकि ये हमें जब भी कोई मामला आता है तो इनको कंठस्थ तो बड़े प्रैक्टिस के बाद ये हो पाती हैं। हमें बेरेक्ट उठा के देखना ही पड़ता है, चाहे हम हो चाहे ऑनरेबल कोर्ट हो। अब ये 406 का मामला हमारा लगा हुआ है और 406 जो है वो कंपाउंडेबल सेक्शन है ना? जी सर। सर एक्चुअली मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये था कि हमने एक एफआईआर कोर्स कराई थी 467 में 467 जो इस टेबल में नहीं है। तो एक जजमेंट है 2012 की ज्ञान सिंह वर्सेस कुछ करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दो पार्टियों का कोई ऐसा मैटर है जो उनकी शत्रुता खत्म करता है तो कोर्ट को कर देना चाहिए वो। तो जैसे इसमें वो 467, मैं वही देख रहा था 467 टेबल 2 में नहीं है, टेबल 467 का मामला है क्या? 67 का मामला था, 420, 406, 467, 68 नहीं, 467 तो कंपाउंडेबल है ही नहीं। है ही नहीं सर। लेकिन उसमें क्या था, हम क्वेश्चन में गए थे। देखिए क्वेश्चन में गए थे। वो मैटर वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, ठीक है ना? वो पावर बिल्कुल सर, वो इनहेरेंट 482 में। हाँ, आप 482 में जाके हाई कोर्ट से कुछ करा लाए, ठीक है ना? लेकिन वो यहाँ 320 के अंतर्गत नहीं आएगा, वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार निपटाया जाएगा फिर। ठीक है। एक्चुअली चलो ठीक है, मैं फिर वो एक बार जजमेंट देख के सर। दो ही रास्ते हैं, या तो आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस को हॉस्टाइल कराएं, तब आपका पीछा छूटता है, जनरली होता ही है ना? हाँ। चलिए उपधारा 3 देख लेते हैं 320 की। ये कह रहा है व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस और वेयर द अक्यूज्ड इज लायबल अंडर सेक्शन 34 और 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मे बी कंपाउंडेड इन लाइक मैनर। तो ये कह रहा है कि जब कोई अपराध इस धारा के अंतर्गत समनीय है तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का अथवा ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का, जब ऐसा प्रयत्न स्वयं अपराध हो
अथवा जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या 149 के अंतर्गत दायी है तो उसका समन भी उसी प्रकार किया जाएगा। जब मेन मामला ही निपट रहा है तो फिर उसका अटेम्प्ट वाला हो, चाहे उसका अबेटर हो, चाहे वो सेक्शन 34 के अंतर्गत लाइबिलिटी पे आया हो, चाहे वो 149 के अंतर्गत लाइबिलिटी पे आया हो, तो वो मसले भी अकॉर्डिंगली निपटा जा सकते हैं जैसी भी अवस्था हो। वो 320 की पहले वाली उपधारा में आ रहा हो या दूसरे वाली उपधारा में आ रहा हो। क्लियर हुआ? उपधारा 3 ठीक है सर, क्योंकि 149 नॉन कंपाउंडेबल है। अगर इसके साथ कोई इससे बड़े ऑफेंस कंपाउंडेबल है, चाहे वो धारा 2 के अंतर्गत हो या टेबल 1 में हो या टेबल 2 में हो, तो वो ऐसे ही माना जाएगा, ये भी कंपाउंड हो जाएगा। भाई वो तो 149 और 34 तो वो तो मेन धारा के साथ ही तो जुड़े हुए हैं। हाँ उनके उनके अनुषंगिकी तो है वो जी। जब अगर मेन धारा में ही समझौता हो रहा है तो आप उसके एबेटर को या उसके अटेम्प्ट करने वाले को या 34 में उसमें इंडल्ज होने वाले को या 149 के माध्यम से आने वाले को थोड़ी ही फांसी पे लटका दोगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ज्यादातर वैसे हॉस्टाइल करने के लिए बोलते हैं कि हॉस्टाइल करा। हाँ, वो एक्चुअली उसमें कुछ कोटे का मसला होता है, कोर्ट का। उपधारा 4 देखते हैं। उपधारा 4 कह रहा है, 4 का क्लोज ए कह रहा है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज अंडर द एज ऑफ 18 years और इज एन इडियट और ए lunatic, any person competent to contract on his behalf may, with the permission of the court, compound such offence। ये कह रहा है जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता 18 वर्ष से कम आयु का है तो, दूसरी बात या जड़ या पागल है तो, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। तो इन अवस्थाओं में बता दिया कि भाई वो पागल है, 18 वर्ष से कम आयु का है, जो पीड़ित है, जड़ है ना। तो वैसी अवस्था में फिर ये देखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी तरफ से कौन है व्यक्ति जो उसकी तरफ से संविदा कर सकता हो, तो वैसा व्यक्ति उस मामले को शमनित कर सकता है। ठीक है मुगल आजम। उपधारा बी कह रहा है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज डेड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑफ सच पर्सन मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस। और कह रहा है कि जहाँ जो व्यक्ति जो पीड़ित था वो मर चुका है, जो टेबल में जिसका नाम आ रहा है तीसरे वाले खाने में, और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी तरफ से उसका जो विधिक प्रतिनिधि है, और विधिक प्रतिनिधि हम कहाँ पढ़ते हैं, सीपीसी में। तो सीपीसी के अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति जांचा जाएगा कि भाई इसका विधिक प्रतिनिधि ये व्यक्ति है, तो उसके बिहाफ पर, मृत व्यक्ति के बिहाफ पर उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसे मामले को सम्मानित कर सकता है। उसका मामला समझ गए? कोई मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है, समझ तो नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात तो नहीं है नो? ठीक है सर, ये तो इसमें एलआर के लिए है। हाँ, एलआर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, 18 साल की उम्र। हाँ। चलिए नंबर 5 कह रहा है इसका कि व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल और व्हेन ही हैज बीन कन्विक्टेड एंड एन अपील इज पेंडिंग, नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड और एज द केस मे बी बिफोर विच द अपील इज टू बी हार्ड। और ये कह रहा जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी कि मामला कमिट हो गया, या जब वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है, दो अवस्थाएं, कमिट हो गया या दोषसिद्ध हो गया, और अपील लंबित है, दोषसिद्ध हो गया और अपील लंबित है, तब अपराध का शमन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाज़त के बिना अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जाती है। नेचुरल सी बात है कि अगर समनीय मामला है, मामला अपील में पेंडिंग है, तो अब अपीलीय कोर्ट ही तो उसको समन करने की परमिशन देगा, या जिसको कमिट कर दिया गया है मामला, कोई कमिटल वाली मामला है तो कमिटल, फिर कमिटल जो कोर्ट जिसे कमिट हो गया वो देखे, वो जाने। क्लियर है भाई? जी सर।
नंबर 6 कह रहा है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 401 मे अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड एनी ऑफेंस विच सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड अंडर दिस सेक्शन। और ये कह रही उपधारा 6 कह रही है इसकी कि धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का शमन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका शमन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। तो कह रहा कि रिवीजन की अवस्था में कौन करेगा, जिसके सामने रिवीजन पड़ा हुआ है फिर तो वही अलाउ करेगा ना, फिर नीचे वाली कोर्ट के हाथ से तो सब निकल गया है। ठीक है। उपधारा 7 बोलती है कि नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन लायबल ईदर टू इनहेंस्ड पनिशमेंट और टू ए पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड फॉर सच ऑफेंस। ये कह रहा कि यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का समन न किया जाएगा। उपधारा 7 कह रही है कि यदि एक्यूज पर पूर्व दोष सिद्धि के कारण कोई इनहेंस सजा मिलने वाली है, ठीक है, या किसी भिन्न किस्म से उसे दंडनीय है मामला, तो फिर ऐसे अपराध को कंपाउंडेबल नहीं माना जाएगा। उपधारा 7 के अनुसार उस अपराध का शमन नहीं किया जाएगा। उपधारा 8 कह रही है द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड विद whom द ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड। और अपराध के इस धारा के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिसमें अपराध का शमन किया गया है, तो उसको एक्विटेड माना जाएगा, एक्विटल होगा उसका समझौते के आधार पर। क्या समझे। और उपधारा 9 कह रही है नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। और उपधारा 9 कह रही है कि अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो किसका मतलब, ट्रायल कोर्ट के लिए है। हाँ, इसका मतलब जो 320 में जो अपराध बताए गए हैं, पहले वाली जो टेबल है उस टेबल में विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट बताए गए हैं, दूसरी टेबल में विद परमिशन ऑफ कोर्ट बताए हैं। तो अपराध का शमन जो होगा वो केवल 320 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा किन्हीं अपराधों का शमन जो है वो अलाउ नहीं है। जो धाराएं इन टेबल्स में आपको नहीं मिलती उनको आप समझौते के आधार पर कोर्ट के समक्ष नहीं निपटा सकते। इज दैट क्लियर। जी सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।